अधीर के कहे एक एक शब्द सीधा सनम के दिल को छू रहे थे। उसकी आंखों में पानी भराया पर उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। वो दोनों यूं ही खड़े रहे। सनम के जहन में अधीर के कहे शब्द गूंज रहे थे। वहीं अधीर बेपनाह शिद्दत से सनम को देख रहा था। अचानक से वहां बारिश होने लगी पर दोनों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अधीर और सनम बारिश में भीग रहे थे। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी और सनम का बदन कांपने लगा। वो खुद में सिमटने लगी। तभी उसे गर्माहट का एहसास हुआ। किसी की मजबूत बाहों ने उसे खुद में समेट लिया था। सनम उस छुअन को पहचान गई थी। उसने अपनी आंखें खोल ली और अधीर सनम को पीछे से पकड़े हुए खड़ा था। दोनों काफी देर तक यूं ही बारिश में भीगते रहे और एक दूसरे को महसूस करते रहे। अधीर ने सनम के बाल ठीक किए और जुनून से बोला, मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो? अधीर की बात सुनकर सनम कुछ नहीं बोली तो अधीर ने उसकी कमर को कसकर दबा दिया और कहा, जो पूछा है उसका जवाब दो। सनम ने कहा, आपके सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। अधीर ने कहा, सब कुछ तो तुम्हारे पास है। जिंदगी हो तुम, चाहो तो एक पल में किसी को आबाद कर दो और ना चाहो तो बर्बाद। ऐसी कयामत सी लड़की के पास मेरे सवाल का जवाब कैसे नहीं हो सकता? सनम ने कहा, मैं आपको ना तो आबाद करना चाहती हूँ और ना ही बर्बाद। हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, हमारी मंजिल अलग है। अधीर बेहद जुनून से बोला, मैं सब कुछ एक कर दूंगा और तुम मुझे ही आबाद करोगी। ये तुम्हें वक्त खुद बताएगा मेरी जान। सनम ने कहा, मैं एक नहीं होने दूंगी। सनम ने इतना ही कहा था कि अधीर ने उसकी कमर को पकड़कर उसे जोर से अपनी तरफ घुमाया और उसके खूबसूरत चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच में थामकर गुस्से और जुनून से बोला, सनम, तुम मुझसे बच नहीं सकती हो। तुम मेरा जुनून हो, मेरा सालों का इंतजार हो। तुमने मुझे सन की कहा था ना, तो अब तुम अधीर की सनक देखोगी, वो भी सिर्फ सनम के लिए। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे लिए मैं किस हद तक जा सकता हूँ। तुम्हें मार सकता हूँ, खुद को खत्म कर सकता हूँ। जैसे ही अधीर ने खुद को मारने की बात कही तो सनम को यह अच्छा नहीं लगा और उसने अधीर के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बेचैन होकर बोली, ऐसा मत कहिए। सनम के प्यारे से चेहरे को देखकर अधीर का गुस्सा शांत होने लगा। वो सनम की उंगलियों को अपने होठों पर महसूस करके बहुत अच्छा फील कर रहा था। अधीर ने सनम की उंगलियों को चूम लिया तो सनम होश में आई और अपनी उंगलियों को हटाकर पलटकर वहां से जाने लगी। तभी अधीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसकी कमर को पकड़कर बोला, छूटना इतना आसान नहीं और तुम्हें बांधना मेरे लिए मुश्किल नहीं। सनम लगातार उसकी जुनूनी आंखों में देखने लगी और बोली, जिस राह पर आप चल रहे हैं ना, वहां आपको सिर्फ शिक्षक ही मिलेगी, कामयाबी नहीं। अधीर गुरूर से बोला, कामयाबी मेरी गुलाम है और शिक्षक को मैं पैदा होते ही पीछे छुड़ाया था। कब तक खुद से छूट होगी, जबकि सच तुम्हें भी पता है कि आना तुम्हें मेरी सल्तनत में ही है। सनम उसकी बातों से डरने लगी और नजरें चुराने लगी। अधीर उसकी हालत समझ रहा था। उसके चेहरे पर कातिल मुस्कान थी और उसने सनम का हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी में बैठा दिया और खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गया। सनम खामोश सी बैठी हुई थी और अधीर ने उसे देखते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी और तेजी से वहां से निकल गया। पूरे रास्ते सनम के दिमाग में अधीर के कहे शब्द गूंज रहे थे। उसे डर भी लग रहा था और अजीब सा सुकून भी मिल रहा था कि कोई इंसान उसे भी इस हद से चाह सकता है, लेकिन वो इंसान बेहद खौफनाक है। उसका ऑरा ही बेहद आकर्षक और अजीब सा है। उसके सनम की जिंदगी में आने से कहीं सनम के सपने पर कोई आंच ना आ जाए। सनम को अधीर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि अब तक तो उसे पता नहीं था कि अधीर ही माफिया बॉस है। इसलिए सनम को बस ये डर था कि सीईओ अपनी सनक में कहीं सनम के सपने को बर्बाद न कर दे। बस इसलिए सनम उससे दूर जाना चाहती है, लेकिन बार बार उसकी तरफ खींची चली आती है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। चाहकर भी उससे छूट नहीं पाती है। सनम अपने ख्यालों में गुम थी। वहीं अधीर बार बार उसकी तरफ देखता हुआ कार चला रहा था। कुछ देर में शाम हो चुकी थी। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था और अधीर की गाड़ी पीछे के आगे आकर रुकी। सनम अभी भी खामोश बैठी हुई थी। अधीर कार से बाहर आया और उसने सनम का हाथ पकड़कर उसे भी बाहर निकाल दिया और कहा, अगर तुम यहाँ नहीं जाना चाहती और मेरे साथ चलना चाहती हो तो मुझे इससे कोई एतराज नहीं है मेरी जान। ये सुनते ही सनम ने अधीर की तरफ देखा और अपना हाथ छुड़ाते हुए जोर से बोली, कभी नहीं। इतना कहकर सनम बिना रुके तेजी से वहां से भाग गई। उसकी मटकती हुई बला को देखकर अधीर उसका कायल होता जा रहा था। अधीर कार से टिककर खड़ा हो गया और चेहरे पर कातिल मुस्कान लिए भागती हुई सनम को देखता रहा। सनम उसकी नजरों से ओझल हो गई और कुछ ही देर बाद वो उसके रूम की खिड़की पर खड़ी दिखाई दी, जो गुस्से से नीचे खड़े अधीर को देख रही थी। अधीर उसकी तरफ देखकर बेहद आकर्षक और हसीन तरीके से मुस्कुरा उठा। एक बार के लिए तो सनम भी उसकी ऐसी हसीन मुस्कान में खो गई और उसे लगातार देखने लगी। अधीर आराम से खड़ा होकर उसे देख रहा था। सनम ने अपनी नजरें चुरा ली और खिड़की को बंद करके वहां से चली गई। उसके जाने के कुछ वक्त बाद अधीर भी वहां से सीधा बीस्ट हेवन के लिए निकल गया। बीस्ट हेवन बंगलों के आगे कार आकर रुकी। गार्ड ने गेट खोला तो अधीर अपने रुतबे से बाहर आया और तेजी से अंदर जाने लगा। उसे देखकर वहां मौजूद सभी गार्ड्स ने अपना सर झुका दिया। अधीर अंदर आया तभी उसे हॉल में निधि दिखाई दी, जो आराम से सोफे पर बैठकर वड़ा पाव खा रही थी। अधीर उसके सामने जाकर हाथों में हाथ डालकर खड़ा होकर निधि को घूरने लगा। निधि ने नजरें उठाकर देखा तो एक बार के लिए चौंक गई। उसे लगा अक्ष उसके सामने खड़ा है। फिर अगले ही पल उसने ध्यान से देखा तो उसका बेटा अधीर उसके सामने खड़ा होकर उसे घूर रहा था। निधि ने चैन की सांस ली और बोली, हे भगवान अधीर, तुमने तो मुझे डरा दिया। मुझे लगा तुम्हारा माफिया बाप मेरे सामने खड़ा है। अधीर ने कहा, ये सब क्यों खाती हैं आप, जबकि आपको साफ साफ मना किया गया है। निधि ने कहा, खाना जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है और मुझे ये सुख लेने दो, अपने पापा की तरह बनने की जरूरत नहीं है। अधीर ने कहा, फादर बॉस मेरे आइडल है और मुझे उनकी तरह ही बनना है। निधि ने कहा, कोई कमी नहीं है कि तुम उनके जैसे बन चुके हो। सोचा था मेरे बेटे को मेरे जैसा बनाऊंगी, पर बन गया अक्ष के जैसा बेदर्द। अधीर निधि के हाथ से वड़ा पाव की प्लेट लेते हुए बोला, सलाद खाइए, बेहतर होगा आपके लिए, वरना आपकी खैर नहीं। निधि ने अधीर की तरफ मुंह बनाया और बोली, भूल गए वो वक्त जब तुम मेरे साथ मिलकर छुप छुप कर बाहर का खाना खाते थे? जब भी अक्ष कहीं बाहर जाते थे तब हम सब साथ में रेस्टोरेंट जाते थे, भूल गए उस वक्त को? अधीर कुछ नहीं बोला और सर्वेंट को प्लेट थमा दिया और निधि के बगल में बैठ गया। निधि अभी भी मुंह बनाकर उसे घूर रही थी। तभी जीविका वहां आई और अधीर की तरफ बेचैनी से देखने लगी। अधीर ने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा और अपनी जगह से खड़ा होकर वहां से सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद जीविका भी उसके पीछे चल दी। निधि उन दोनों की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। तभी उसे अपना बड़ा पाव याद आ गया और वो तेजी से किचन में चली गई। जीविका अधीर के रूम के डोर को नॉक करने लगी। तभी अधीर अपनी भारी आवाज में बोला, जीविका रूम के अंदर आई। उसने देखा अधीर अपने रूम की बालकनी में खड़ा होकर दूर ऊंचे पहाड़ पर बने अपने डेविल मैंशन को देख रहा है। जीविका उसके पास आई और बोली, अधीर, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अधीर ने कहा, कहो। जीविका बोली, अधीर पता नहीं कौन है या उसे क्या दिक्कत है कि मेरे डिजाइन को बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है। अधीर बिना उसकी तरफ देखे बोला, हुआ क्या है? जीविका आह भरते हुए बोली,
मल्होत्रा डिजाइन के मालिक मिस्टर जीवन मल्होत्रा ने मेरे कई डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया है। मैंने 3 से 4 बार अपने डिजाइन को भेजा पर उन्होंने हर बार उसे बस रिजेक्ट कर दिया है। पता नहीं कितना घमंडी आदमी है वो, किसी की मेहनत दिखाई नहीं देती क्या उसे? अधीर ने कहा, हो सकता है तुम्हारे डिजाइन में कोई प्रॉब्लम हो। जीविका ने कहा, मेरे डिजाइन हमेशा परफेक्ट होते हैं, उनमें कोई कमी नहीं होती है, गलती उसकी ही है। अधीर ने कहा, हमेशा हम ही सही हो ये जरूरी नहीं होता, और जीवन मल्होत्रा के सामने तुम अभी हो भी क्या? जीविका बोली, अधीर वो सच में घमंडी है। मैंने सुना है अपने कई कलीग से, वो सबके डिजाइन को रिजेक्ट कर देता है, बहुत नसीब वालों के ही सिलेक्ट किए जाते हैं। अधीर ने कहा, तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? जीविका बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम उससे बात करो, तुम्हारी पावर को देखकर वो जरूर झुक जाएंगे और मेरे डिजाइन सिलेक्ट हो जाएंगे। अधीर ने कहा, सोचना भी मत कि मैं ऐसा कुछ करूंगा, कि तुम्हारी लड़ाई है तुम खुद लड़ो, और हाँ कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तब तुम्हारा भाई हाजिर रहेगा, अदरवाइज यू हैव टू हैंडल दिस। जीविका बोली, बट अधीर। अधीर बोला, डोंट से एनीथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। अधीर की बात सुनकर जीविका को बुरा लगा, पर अधीर सच ही कह रहा था, अपनी प्रॉब्लम उसे खुद ही निपटानी होगी, और अब वक्त आ गया है कि मिस्टर जीवन मल्होत्रा से मिला जाए। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब, तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अधीर की बात सुनकर जीविका उसके रूम से बाहर निकल गई और कुछ सोचते हुए कल की तैयारी करने अपने रूम में चली गई। उसके जाने के बाद अधीर आसमान में चमक रहे चांद को देखकर जुनून से बोला, उसे ऐसा लगता है कि मैं उसके और उसके सपने के बीच में आ रहा हूँ। उसे जुनून है अपने सपने का और मुझे जुनून है सिर्फ उसका। सनम, तुम जो सोच रही हो मेरे बारे में वो सब एक झूठ है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने सपने को छोड़ो, मैं तो बस तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें अपनी जिंदगी में उम्र भर के लिए लाना चाहता हूँ। बिना देखे बिना जाने तुम्हारा इंतजार किया है इस माफिया ने, तो सोचो किस हद तक की शिद्दत है मेरे अंदर तुम्हारे लिए। अधीर बेपनाह शिद्दत लिए चांद को देख रहा था। तभी उसने अपनी आंखें बंद की और गौर से सुनने लगा, तो उसे अपने माइकल के दहाड़ की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही अधीर के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो अपने रूम से बाहर निकलकर नीचे आया, जहां फिलहाल कोई नहीं था। अधीर बिना किसी को कुछ कहे बंगलों से बाहर निकल गया और पैदल ही अपनी कातिल मुस्कान लिए चलने लगा। उसे देखकर उसके गार्ड्स उसके पीछे पीछे चलने लगे, तो अधीर ने अपना हाथ दिखाकर सबको रोक दिया और आगे बढ़ने लगा। अधीर को देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने डर के मारे बीस्ट हेवन का बड़ा सा गेट खोल दिया और अधीर अपनी धुन में मग्न आगे बढ़ने लगा। अधीर वहां से निकलकर थोड़ी ही देर में उस खूंखार जंगल में पहुंच गया जिसे वो बचपन से अपनी बेताब और तलबगार निगाहों से देखता रहता है। रात के अंधेरे में वो बिना डरे बेखौफ होकर जंगल में बिना किसी सुरक्षा के चले जा रहा था। यहाँ का एक एक जानवर अधीर का दीवाना था। उन्हें अधीर के आने का एहसास हो चुका था और कई जानवर उस जगह पर आकर खड़े हो गए थे और अधीर को एक टक देखे जा रहे थे। वो सभी जानवर साक्षात गवाह थे अधीर की बेदर्दी का, जो वो इसी जंगल में आकर दिखाया करता है। अधीर ने एक नजर सारे जानवरों की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर सुकून छा गया और वो वहीं एक पेड़ के नीचे जाकर आराम से पेड़ का सहारा लेकर बैठ गया और अपनी जुनूनी निगाहों से सामने देखने लगा। सभी जानवर उसे देखकर काफी खुश लग रहे थे। उनके बादशाह, उनके राजा जो आए हैं। अधीर पेड़ के नीचे बैठा अपनी सनम को याद कर रहा था। उसकी सनम का वो बेबाकपन बहुत पसंद आ रहा था। वो किसी भी कीमत पर अधीर के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी आंखें हमेशा बहुत कुछ बोलती हैं, जिसे उसकी जुबान ठुकरा देती है। कितनी जुनूनी और बेबाक लड़की उसे मिली है, जो एक माफिया के आगे भी नहीं झुकती है, जो अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है, अपनी भावनाओं को भी नजरअंदाज कर सकती है। सनम को याद करते हुए अधीर के चेहरे पर एक बेहद खौफनाक मुस्कान तैर गई और वो अपने जानवरों को संबोधित करते हुए बोला, तुम्हारी रानी सच में एक रानी है, किसी से न डरने वाली, अपने लिए और अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकने वाली। सोचो, जो लड़की अपने सपने के लिए इतनी जुनूनी हो सकती है, उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तो ऐसी लड़की को जब प्यार होगा तो वो कितनी खतरनाक और आकर्षक होगी। कितना जुनून और दीवानापन होगा उसमें, जो अपनी सारी हदें तोड़कर आगे बढ़ेगी। और इस एडी को सच्ची शिद्दत से उसी दिन का इंतजार है, जो बहुत जल्द आने वाला है। अधीर की बात सुनकर सभी जानवर एक टक उसकी तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी, उनकी रानी जो आने वाली थी। अधीर ने अपनी आंखें बंद की और बोला, मुझसे ज्यादा बेताब तो मेरा माइकल है। इतना कहकर अधीर अपनी जगह से खड़ा हो गया और बिना रुके अपने डेविल मैंशन की तरफ बढ़ने लगा। अधीर इस ऊंचे पहाड़ी रास्ते पर चलने लगा और कुछ ही देर में डेविल मैंशन के बड़े से गेट के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही उसके गार्ड ने जल्दी से गेट को खोल दिया और अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया। अधीर सामने देखते हुए आगे बढ़ने लगा। रास्ते में खड़े उसके सभी गार्ड्स ने अपना सर झुकाकर उसे ग्रीट किया। अधीर बिना किसी की तरफ देखे अपने बंगलों के अंदर चला गया, जहां हॉल में बड़े से पिंजरे में कैद माइकल जोर से दहाड़कर अधीर को पुकार रहा था। उसे अधीर की नजदीकी का एहसास हो गया था। अधीर जैसे ही हॉल में आया वैसे ही माइकल उसकी तरफ जुनून से देखने लगा और उसके करीब जाने के लिए बेताब होकर जोर से दहाड़ने लगा। उसके आसपास खड़े सभी गार्ड्स डरे हुए थे, कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था सिवाय अधीर के। अधीर ने माइकल को देखा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया तो गार्ड उसकी बात समझकर तेजी से उसके पास आया और उसके हाथ में पिंजरे की चाबी थमा दी। चाबी लेकर अधीर पिंजरे की तरफ बढ़ा और लॉक खोलने लगा। अधीर और माइकल एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अधीर ने लॉक खोल दिया और पिंजरे के अंदर घुस गया। उसके आते ही माइकल अधीर के पैरों के पास जाकर अपने माथे को रगड़ने लगा और उसके पैरों से लिपटने लगा। अधीर ने उसके माथे पर हाथ रखा और अपनी दमदार आवाज में बोला, चलो। इतना कहकर अधीर माइकल के साथ पिंजरे से बाहर निकल आया और दोनों एक साथ मिलकर ऊपर जाने लगे। गार्ड्स अधीर और उसके शेर को देख रहे थे। दोनों ही बेहद भयानक और खूंखार दिख रहे थे। दोनों सीढ़ियों से होते हुए ऊपर छत की तरफ चलने लगे। उनके जाते ही सभी गार्ड्स ने चैन की सांस ली। अधीर माइकल के साथ छत पर पहुंच गया। अधीर ने अपनी शर्ट उतारी और उसे जमीन पर फेंक दिया। अधीर का आकर्षक और हसीन सीना दिख रहा था, जिस पर बड़ा सा और भयानक शेर का टैटू बना हुआ था। अधीर ने बड़े हसीन तरीके से अपने बालों में हाथ फेरा और सीधा अपने छत पर बने स्विमिंग पूल में चला गया और दीवार का सहारा लेकर पानी के अंदर खड़ा हो गया। अधीर ने अपनी जुनूनी निगाहों से माइकल की तरफ देखा तो माइकल भी तेजी से पानी के अंदर किनारे पर जाकर खड़ा हो गया और अधीर ने उसके पेट पर अपना सर रख दिया और चांद को देखने लगा। माइकल को बहुत सुकून मिल रहा था अधीर की करीबी से। माइकल भी चांद को देखने लगा। तभी अधीर अपनी नशीली आवाज में बोला, लड़की में दम बहुत है, इतनी आसानी से मानेगी नहीं, पर अभी वो अनजान है मेरे असली रूप से, एक माफिया से। जिस दिन पता चलेगा उस दिन वो होगी मेरी बाहों में, मेरी रानी के रूप में। माइकल अधीर की बात गौर से सुन रहा था और चांद को देखे जा रहा था। अगली सुबह 10 बजे
जीविका जल्दी से रेडी होकर नाश्ता करके गाड़ी में बैठकर निकल गई मल्होत्रा डिजाइन कंपनी की तरफ। जीवी ने ठान लिया था कि आज वो जीवन से बात करके ही रहेगी कि आखिर उसे दिक्कत क्या है जीविका से और वो बार बार उसके डिजाइन को रिजेक्ट क्यों कर रहा है। कुछ देर बाद जीविका की गाड़ी मल्होत्रा बिल्डिंग के आगे जाकर रुक गई। जीविका गाड़ी से बाहर आई और गहरी सांस लेकर अंदर बढ़ने लगी। रिसेप्शन पर जाकर वो बोली, मुझे मिस्टर जीवन मल्होत्रा से मिलना है, क्या वो अभी यहाँ मौजूद है? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, जी मैडम, सर यही है, लेकिन उनसे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। जीविका थोड़ा घमंड से बोली, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मुझे किसी की अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, मेरा नाम जीविका शेखावत है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, जी मैडम, आप जो कोई भी हो, पर हमारी कंपनी के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो सर ने बनाए हैं। जीविका ने कहा, अपने सर से कह दीजिए कि जीविका शेखावत आई है, जिनके डिजाइन्स वो कई बार बिना किसी वैलिड रीजन के रिजेक्ट कर रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट ने मिस्टर जीवन के कैबिन में कॉल किया तो उनके पीए ने कॉल अटेंड किया और सारी बात हो जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने कॉल कट करके कहा, मैडम आप जा सकती हैं, जीवन सर अपने कैबिन में ही है। जीविका के चेहरे पर गुमान आ गया और वो वहां से जीवन के कैबिन की तरफ बढ़ने लगी। कैबिन के सामने जाकर उसने डोर को देखा जिसके ऊपर नेम प्लेट लगी हुई थी और लिखा हुआ था जीवन मल्होत्रा, प्रेसिडेंट ऑफ मल्होत्रा डिजाइन्स। जीविका ने डोर नॉक किया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जीविका ने दोबारा नॉक किया तब भी कोई जवाब नहीं आया। जीविका को गुस्सा आने लगा, उसने जोर से डोर को नॉक किया, तब जाकर पीए ने गेट खोला और जीविका गुस्से से अंदर चली आई और बोली, मिस्टर जीवन, आप खुद को समझते क्या है? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। अक्ष सिंह राजपूत और विराट शेखावत के परिवार से बिलोंग करती हूँ मैं, और अधीर सिंह राजपूत की बहन हूँ मैं। जीविका बोले जा रही थी, वहीं अपने डेस्क पर रखे जूस के ग्लास को बड़ी स्टाइल से पीते हुए एक आदमी बोला, राहुल, कितनी बार कहा है तुमसे, इन चिक चिक करने वाले लोगों के लिए मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया अपनी कर्कश आवाज में। जीविका ने उसकी तरफ गुस्से में देखा और बोली, आप खुद को समझते क्या हो? मैं कोई चक करने वाली नहीं हूँ। वो आदमी अपनी चैत से खड़ा हुआ और कैबिन की विंडो की तरफ जाकर खड़ा हो गया और गुरूर से बाहर देखते हुए बोला, मुझे खुद को समझाने की जरूरत नहीं है, मेरी काबिलियत खुद बढ़ चढ़कर बोलती है। इतना कहकर जीवन जीविका की तरफ मुड़ा और दोनों की नजरें आपस में टकरा गई। दोनों की आंखें एक दूसरे से लड़ाई करने लगी और आंखों में अंगारे लिए दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे न जाने कितने पुराने दुश्मन हो दोनों। जीविका ने अपनी नजरें फेर ली, तभी जीवन के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो एटीट्यूड से बोला, अक्सर नजरें वही चुराते हैं जो चोर होते हैं, जिन्होंने अपने अतीत में कोई बहुत गलत काम किया हो, जिसके गिल्ट में वो आज तक जी रहे हो। क्यों, मैंने सही कहा ना मिस जीविका? जीवन की बात सुनकर जीविका की बोलती बंद हो गई और वो इधर उधर देखने लगी। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर जीवन को गुस्सा आने लगा और उसने खुद को शांत किया और बोला, आपको यही बकवास करनी थी तो अब आप जा सकती हैं, क्योंकि मेरे पास आप जैसे लोगों की बात सुनने तक का वक्त नहीं है। क्या होगा कहानी में आगे? जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।